नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज हमारे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं, कोई नेता नहीं बल्कि बिहार के जाने माने पत्रकारों में से एक प्रशांत राय हैं। जनता जंक्शन के संपादक हैं। और आज जब दो संपादक आपके सामने बैठे हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि आज राजनीति का कौन सा पोस्टमार्टम होगा। तो आज पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र को चुना है, क्योंकि प्रशांत राय जी महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में आजकल बहुत घूम रहे हैं। और घूमने के बाद मैं इनसे जानना चाहता हूं, जब आज मुलाकात हुई है तो महाराजगंज का क्या हालचाल है। सबसे पहले तो ये बताइए, आपका क्या हालचाल है? हम तो बहुत बढ़िया है। चुनाव में कैसा चल रहा है आपका? सब जनता जंक्शन जनता जंक्शन भी अच्छा चल रहा है। इस बार का चुनाव भी बिहार के लिहाज से बढ़िया है। अलग अलग प्रत्याशी लोग है, दावा ठोक रहा है। बगावती सुर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। बागी लोग जब आता है तो बागी बलिया, बागी बहुत मशहूर शब्द है, तो बागी में मजा आता है देखने में। इस बार का चुनाव पहले से बहुत अलग और पहले से बहुत बेहतर भी है। महाराजगंज को लेकर आज चर्चा करेंगे आपसे। तो सबसे पहले ये जान जाइए कि ये महाराजगंज जो है वो महामाया बाबू की धरती है। ये महाराजगंज फुलेना प्रसाद की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। महाराजगंज के बारे में एक शब्द कहा जाता है कि गंज में महाराजगंज और गंज गंजोली, मतलब महाराजगंज का उतना प्रभाव है। तो उस महाराजगंज में जातिगत प्रभाव कितना ज्यादा है चुनाव में, यही हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे जात के बारे में तो तिवारी जी हम बताएंगे आपको, लेकिन एक बाड़मेर जिला है राजस्थान का। राजस्थान के बाड़मेर जिला से एक युवा लड़का चुनाव लड़ना चाहा। उसका नाम था रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ने जाते हैं और उनको कोई टिकट नहीं देता है, जबकि भाजपा उनको वादा की थी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कि आपको टिकट देंगे। नरेंद्र मोदी बाड़मेर में अपना प्रत्याशी उतारते हैं और नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री वहां प्रचार करने जाते हैं। कांग्रेस वहां सबसे अपना शानदार भौकाल वाला, हमारे हिसाब से औकात वाला प्रत्याशी देती है। और एक छात्र नेता, राजस्थान के कॉलेज के छात्र नेता थे वो, और रविंदर सिंह भाटी उतरते हैं और रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव जीतकर दिखाते हैं। हम जब घूम रहे थे तो हमको महाराजगंज में जात पात टूटता हुआ दिखा। हालांकि समीकरण पर बात डेफिनेटली होना चाहिए और होगा भी, लेकिन एक लड़का जिसका नाम नीतीश द्विवेदी है वो रविंदर सिंह भाटी बन गया है। कोई पार्टी का बात नहीं हो रहा है, जहां भी जाइए तो कोई ये नहीं कह रहा है कि क्या करेंगे। इसका भी वजह है जो आपको हम बताएंगे, क्योंकि पूर्व में जिन लोगों को टिकट दिया गया, जो चुनाव जीते, उन्होंने क्या किया ये पूरा महाराजगंज देख चुका है। लेकिन भाटी का जिक्र पहले करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक लड़का आकर अगर ये लोगों को समझा दे कि पार्टी नहीं, हम आपको बताएंगे कि कैसे विकास होता है। और उस लड़का का मुद्दा लोग उठाया हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं। जहां भी जाते हैं पूछते हैं क्या हाल है जी, तो लोग कहता है कि देखिए सब लोग तो हुए आइल बा, लेकिन बतिया एगो आइल नौजवान बहुत तगड़ा कहता। तो कास्ट सिस्टम से पहले ये सिस्टम जानना हमको लगता है लोकतंत्र के लिहाज से, राकेश जी, बहुत अच्छी बात है कि लोग इस बात को चुन रहे हैं कि हम अपने आदमी को वोट देंगे। हम ऐसा किसी आदमी को वोट नहीं देंगे जो बाहर का आया हुआ आदमी है, चाहे नीतीश कुमार चाहे मोदी जी को फोन करके बात हमारा नहीं हो पाता है। अब आ रही है कास्ट सिस्टम पे। कास्ट सिस्टम का हिसाब किताब सब लोग को पता है। पहले तो विजय शंकर दुबे जी यहाँ से विधायक थे, तो एक माना गया कि परंपरागत अब यहां से हम लोग को ब्राह्मण सीट मिलेगा, ब्राह्मणों को टिकट मिलना चाहिए। कास्ट के हिसाब से देखिएगा तो भूमिहार भी बहुत ज्यादा यहाँ पर औकात रखते हैं, यादव समाज औकात रखता है। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार अगर जनरल कैटेगरी में रखिएगा तो ये तीन कैटेगरी जहां ढलक जाए वो भी औकात रखता है। इसके अलावा जो मुसलमान वोट है वो भी कम नहीं है। तो मिला जुलाकर यादव, भूमिहार और मुसलमान यहाँ पे निर्णायक भूमिका में है। तो देखिए, आप तो यादव, भूमिहार, मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन राज्य की दो प्रमुख पार्टियां हैं, दो प्रमुख गठबंधन है, वो तो यहाँ से वैश्य को उतारा हुआ है। महागठबंधन से जो है विशाल जायसवाल हैं और एनडीए से हेमनारायण शाह, दोनों वैश्य समुदाय से आते हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी राज किशोर गुप्ता है, वो भी वैश्य से आते हैं। तो पूरा तो जो मुख्य पार्टियां हैं वो वैश्य को उतार दिया है। आप सबसे बड़ा राकेश जी हमको जो दिक्कत महसूस हुआ घूमे तो यही हुआ, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार ये कह रहा है कि हम लोग निर्णायक भूमिका में है। सिटिंग सीट विजय शंकर दुबे जी का था, विजय शंकर दुबे जी का सिटिंग सीट था। इसका मतलब लोग ये समझने की गलती ना करें कि वो बहुत अच्छा काम किए हैं। ये मैं डिस्क्लेमर में देता हूं कि विजय शंकर दुबे जी बहुत कोई शानदार काम नहीं किए हैं, लेकिन लोग का भावना जुड़ जाता है कि भाई विजय शंकर दुबे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को मिलना चाहिए था। अब जहां जाइए तो वहां राजपूत ब्राह्मण भूमिहार यही कह रहा है कि हमको एनडीए भी ठगा, हमको महागठबंधन भी ठगा। उसके बाद आप समझ लीजिए कि अगर ये लोग एकजुट हो गए, यानी कि सवर्ण जिसको कहते हैं, सवर्ण एकजुट हो गया, अगर विशाल जायसवाल को, हेमनारायण शाह जी को, राजकिशोर गुप्ता जी को लोग वोट नहीं देता है, तो एक ही आदमी बचता है जो आदमी यहां पर है, और वो आदमी का नाम है नीतीश द्विवेदी। एक आदमी और है सुनील राय,
जनसुराज के प्रत्याशी हैं। सुनील राय जी का सिस्टम ये रहा है कि सुनील राय जी मुखिया भी रह चुके हैं शायद। सुनील राय लंबे अरसे से 25 सालों तक 25 साल से मुखिया है। मुखिया जी जहां जहां के पूछे लोगों ने कहा कि मुखिया जी हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि उनका 2-3 ही पंचायत ऐसा है जहां पर उनका पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। महाराजगंज के लेवल की राजनीति उन्होंने शुरू से की ही नहीं है। भूमिहार है तो हो सकता है कुछ भूमिहार वोट काट लें, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो आरजेडी यानी कि महागठबंधन और एनडीए यानी कि जदयू यहां पर अपना बेड़ा गर्क की लोग किया है वैश्य को टिकट देकर, क्योंकि खासा नाराजगी है। ये तक कहा गया लोगों के द्वारा कि सबसे बड़ा अगर आबादी देखा जाए तो यादव का आबादी है, तो काहे नहीं महागठबंधन से कोई यादव उम्मीदवार दे दिया गया। विशाल जी के बारे में कहा गया कि उनको इनाम दिया गया है तेजस्वी यादव जी के साथ रहने का। उनके पिता विनोद जायसवाल एमएलसी हैं। विनोद जायसवाल जी जब उनके परिवार से ये हैं और अभी काफी एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई बुढ़ा गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं और राजनीतिक करियर खत्म के समान है, तो लोग कह रहे हैं काहे उनको टिकट दिया गया। तो कोई कहा कि बे जब आते हैं तेजस्वी यादव तो विशाल जी ही ना गाड़ी वाड़ी सब संभालते हैं, तो उनको इनाम के तौर पर दिया गया। हेमनारायण जी का स्थिति, हेमनारायण जी वैश्य हैं और उनको एक बार 15 से 20 में मौका दिया गया है। हमने एक वीडियो देखा, जगदीशपुर का आदमी राकेश जी हमको आज से 12 दिन पहले फोन करता है, जब चुनाव की घोषणा हो गई, हेमनारायण जी के नाम का ऐलान हो गया और वो हमको बोला भैया एगो वीडियो भेजे, जनता जंक्शन पे चलाइएगा रात के 10 बजे। हम बोले क्या है, भेजिए। और वीडियो आया मेरे पास और उस वीडियो में हेमनारायण शाह जी को जगदीशपुर के लोग कह रहे थे कि आप यहां से वापस जाइए, आप किए क्या है। और विडंबना देखिए राकेश जी, लोकतंत्र का 80 साल बीत गया देश के आजाद हुए, वो हेमनारायण शाह के आदमी बोले कि देखो ना कुआं का चबूतरा तो बनवा दिए हैं। 80 साल के आजादी के बाद एक विधायक के आदमी का एक कहना कि चबूतरा तो बनेले बनी काहे भगावत, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि हेमनारायण जी का क्या व्यक्तित्व गया है। इस पे भी आएंगे, लेकिन आप पहले ये मुझे बताइए, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं इसलिए आपसे समझना जरूरी है कि जो ये टिकट का वितरण हुआ है इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है महाराजगंज के। देखिए टिकट के वितरण में अगर थोड़ा सा मतलब अगर हम समीकरण बना बैठा दिया जाए तो हमको लगता है कि इस बार महाराजगंज इतिहास इस मायने में रचेगा कि इस बार जो दो सबसे बड़ा दल है जो अपने आप को कह रहा है कि हम है एनडीए और हम है महागठबंधन, इन लोगों का हार हमको लगता है तय हो जाएगा। इस लिहाज से हो जाएगा कि देखिए विशाल जायसवाल में और हेमनारायण जी का वोट सेम अगर कैंडिडेचर का आता है, सेम कास्ट का आता है, तो डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार और कायस्थ तो बहुत कम है यहाँ पे, लेकिन मानिए जोड़ लेते हैं, इन चारों आदमियों को रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं मिला है। अगर सुनील राय जी को हल्का सा हटा दे तो, और अगर ये लोग एकजुट होकर किसी एक प्रत्याशी को वोट दे दे, और इसलिए देंगे क्योंकि ब्राह्मण का सिटिंग सीट आपने खाया है, ना एनडीए दिया ना उन्होंने दिया, कम से कम महागठबंधन तो पिछले बार दिया था टिकट, तो ये लोग एकजुट होते चले गए अपना आदमी है दे देंगे। हम जात नहीं जाता है, लोग को लग रहा होगा कि हम लोग क्या बकैती कर रहे हैं, आप इतने अनुभवी हैं, और लोग लिख के चला जाएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि कास्ट सिस्टम पर ही वोट पड़ता है और उस पर बात होना जरूरी है। तो हमको लगता है ऐसा कि इस बार विशाल जायसवाल और हेमनारायण जी का वोट बढ़ जाएगा। राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार जिसको जनरल कैटेगरी कहा जाता है, वो वोट एक मुश्त कहीं भी पड़ सकता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और यादव जी लोग भी इस बार सोचेगा, यादव जी लोग वोट तो नहीं देने वाला है हेमनारायण जी को और विशाल जी को, इसलिए नहीं देगा क्योंकि विशाल जी के बारे में चल रहा है कि वो महाराजगंज के नहीं है, उनका स्थायी पता देखिए कहां के हैं। और हेमनारायण जी के बारे में ये चल रहा है कि हेमनारायण जी 15 से 20 तक विधायक थे, मात्र 1696 वोट से हेमनारायण जी इस बार चुनाव हारे थे। तो देखिए यादव लोगों को विशाल जी को थोड़े वोट देना है, यादव लोगों को तो तेजस्वी यादव को वोट देना है, मुख्यमंत्री उनको बनाना है, इसलिए वो विशाल जायसवाल को वोट एगो हम लोग यहाँ के दुगोला करते हैं, उनका नाम है अभियंता, इंजीनियर अभियंता है, उनका पैर से दिव्यांग है, उनको लोग लंगड़ लंगड़ बोलता है, हालांकि शब्द खराब है। वो कहते हैं कि विधायकी के चुनाव होला लहर पर, तो ये बात बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि लहर पर है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देना है। लेकिन महाराजगंज के गली गली में जब आप घूमेंगे तो आप अगर 4 चक्का गाड़ी से चल रहे हैं और सामने से एक 4 चक्का आ जाए तो आपको 5 मिनट गाड़ी को साइड में खड़ा करना पड़ेगा। ये यादव, भूमिहार और राजपूत का मुद्दा नहीं है, ये वो यादव भी देख रहा है क्योंकि उसके पास भी 4 चक्का है, और ये मुसलमान भी देख रहा है। अगर यादव देख रहा है तो यादव सोचता होगा ना कि जब विजय शंकर दुबे उनके अपने प्रत्याशी आए तो काहे नहीं काम हुआ करवा दिए। वो देखता होगा ना कि पढ़ाई लिखाई को लेकर महाराजगंज में क्या स्थिति है। तो ऐसा बात नहीं है, एक महाराजगंज से तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे तय नहीं होगा। बहुत ज्यादा अगर आप बुद्धि लगाएंगे यादव लोग तो ऐसा नहीं है कि विशाल जी को लोग वोट दे ही देंगे। दूसरा बात, हो सकता है कि उनको कोई ऐसा आदमी मिल गया हो जो इस बात का दावा कर चुका हो कि हम तुम्हारे लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। एक और बात, अगर सिर्फ यादव ही यादव का बात करेंगे, सिर्फ यादव ही वोट दे, उस वोट से विशाल जी
बिहार के विधायक नहीं बन सकते हैं। चलिए, आप तो जाति की बहुत बात कर लिए, बता भी दिए, लोगों को समझा भी दिए। जाति से बाहर निकलते हैं, क्योंकि जाति के बाद लोग विकास खोजता है। ठीक बात। तो विकास के कसौटी पर यदि कसेंगे महाराजगंज को, तो विकास की कसौटी पर कहाँ महाराजगंज टिकेगा, ये आपसे हम जानेंगे। हम तो जानते हैं, क्योंकि हम भी यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन हम प्रशांत राय से जानना चाहते हैं कि यदि विकास की कसौटी पर कसेंगे तो हेम नारायण शाह यहाँ से 5 साल विधायक रहे हैं, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, भले वो विधायक नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हीं के तरह के विजय शंकर दुबे कांग्रेस से आए थे, तो लोगों को सपना दिखाया था कि महाराजगंज को हम महाराजों का गली बना देंगे, वैसा शहर बनाएंगे, तो वो शहर तो बना नहीं। ठीक बात है। तो विकास की कसौटी पर क्या आप देखते हैं, क्या भापते हैं जब घूमे? इसमें 2-3 बात हम ऐड करना चाहेंगे। पहला बात की सौभाग्य से मेरी पढ़ाई दिल्ली से हुई है, तो दिल्ली में जब पत्रकारिता का किताब लेके आए, पढ़े कि बुलेट थ्योरी क्या होता है, तो बुलेट थ्योरी ये होता है कि आप कोई बात बोले और वंस एट अ टाइम किसी को समझ में आ गया। पढ़ते पढ़ते भूख लग गया हमको, राकेश जी, अब भूख लग गया तो रात को 11 बज रहा है, निकले, वो स्कूटी रखे थे, निकाले, गए पराठा खा लिए। यहाँ लग जाए भूख आपको 11 बजे और निकल के दिखा दीजिए आप। हम 2-4-5 दिन आते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, तो 7 ही बजे अपना पूरा चाय, वही बिस्कुट नमकीन रख लेते हैं कि अगर भूख लगा, अगर हमको प्यास लगा तो बाहर दुकान खुला नहीं होगा। ये तो विकास हुआ है। ये हो सकता है इससे बहुत लोग राकेश जी कनेक्ट ना कर पाए, क्योंकि उनको यहाँ रहने का आदत हो गया है। लेकिन हम तो जो देख के आए हैं एज अ पत्रकार, या फिर आप हम जो भी समझे हैं, हमको तो यहाँ दुख हुआ। लेकिन अब लोग के विकास का भी बात करिएगा, तो महाराजगंज के हर गांव में अभी एट द मोमेंट बारिश हो रहा है। साइक्लोन का 3 दिन तक मौसम विभाग का अलर्ट है। आप जाइए और कोई गांव दिखा दीजिए जहां पर कीचड़ ना हो, और कोई गांव दिखाइए जहां कम से कम ठेहुना तक पानी नहीं लगा हुआ हो। हर जगह पानी लग गया होगा, और मैं दावा दे रहा हूं 30% लोग के घर में पानी घुस गया होगा। सीवेज सिस्टम, मुखिया का, विधायक का इतना पैसा आया नल और नाली का, और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों आदमी क्लेम ही करते हैं कि हमारा सरकार जो है वो पुल और पुलिया का सरकार है, हमने ट्रांसपोर्टेशन को एकदम इजी कर दिया है, एकदम ईज खत्म कर दिया। तो पहला ये विकास देख लीजिए। दूसरा विकास आप राकेश जी ये समझ लीजिए कि कोनो बच्चा को पढ़ना लिखना है तो वो कहां जाके पढ़ रहा है, सबको पता है। छपरा यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेगा, यहाँ पर कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। आप कॉलेज का जाके बिल्डिंग देखिए, जो जो आपके पास कॉलेज है महाराजगंज में, कब वो गिर जाएगा कोई पता नहीं है। इतना बड़ा बड़ा घास उगा हुआ है, एकदम बढ़िया। तेजस्वी जी का कुर्ता और नीतीश जी का कुर्ता पूरा मखमली तरीका से सिल्क से वो होता है। उसी कॉलेज के ग्राउंड में सबका चुनाव प्रचार का हेलीपैड भी बनता है और प्रचार भी करते हैं। ठीक बात। तो ये विकास हुआ है। और तीसरा विकास हुआ है कि आप महाराजगंज में अभी है, आप जाइए, जितना भीड़ आपको आज दिख रहा है ना, 6 तारीख के बाद उसका 30% लोग गायब हो जाएगा। वो चल जाएगा 8,000 महीना पर किसी का बोरा ढोने के लिए, और 10,000 महीना पर किसी का गाड़ी चलाने के लिए। तो ये तो विकास ही लोग किए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश जी अच्छे हैं या बुरे हैं, या तेजस्वी जी अच्छे हैं या बुरे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो भी यहाँ रहा है, उसने इस जगह को एकदम सुनियोजित तरीके से, प्लान्ड वे में बर्बाद किया है। अगर नहीं किया होता तो 2 गो तो लघु उद्योग कोई दिखा देता हमको। हम जहां जाते हैं कवरेज करने राकेश जी, तो वहां खोजते हैं कि कोई फैक्ट्री वैक्ट्री हो तो जाएं, थोड़ा देखें, उसको भी कवर करें। लेकिन हमको फैक्ट्री नहीं मिल रहा है, क्या कवर कर ले? जानते हैं, ये महाराजगंज जो है, अंग्रेजों के जमाने में यहाँ लोहा की फैक्ट्री थी, दाल मिलें थी, शुगर मिल खुल रहा था। यहाँ पे ट्रेन की छुक छुक सुनाई दे रही थी, अब तो फिर चालू हो गया है ट्रेन यहाँ पे। यहाँ की दाल मंडी, यहाँ की मीठा हट्टी, यहाँ का सोनार पट्टी का जो चमक था, वो सब बरकरार। सोनार पट्टी से वो बात याद आ गया हमको। इसी सोनार पट्टी में 20 दिन पहले वो सोना के दुकान वाले के सामने जाके गोली मारा एक लड़का, और एक पर्ची भेजा जिस पर लिखा हुआ था कि 20 लाख नहीं दोगे तो तुमको देख लेंगे। ये 25 दिन पहले की बात है, और सौभाग्य से उस दिन हम यहीं पे थे। दौड़ के वहां गए तो भीड़ हट गई थी, पुलिस आई थी। ये सोनार पट्टी का तो स्थिति है आपका महाराजगंज का। चलिए, आपने विकास के कसौटी पर भी कसा, प्रत्याशियों की कसौटी पर यदि कसते हैं कि महाराजगंज में जो जो प्रत्याशी आए हैं, पार्टियों ने जो जिन्हें भेजा है, या जो खुद निर्दलीय खड़े हो गए, ताकि उन्होंने तो एक सपना देखा था महाराजगंज को बनाने के लिए, जो भी निर्दलीय, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। एक अंगद जी महाराज हैं, राजकिशोर गुप्ता है, नीतीश द्विवेदी हैं, और भी कई प्रत्याशी हैं, नाम मैं शायद नहीं ले पाया, लेकिन हैं। तो कहाँ देखते हैं आप इन सबको, यदि कंपैरिजन करते हैं तो कहाँ? महाराजगंज से राकेश जी 12 आदमी चुनाव लड़ रहा है। 12 आदमी जो चुनाव लड़ रहा है, उसमें एगो हेमनारायण जी हैं जदयू से, एगो विशाल जायसवाल जी हैं आरजेडी से, और एक हैं राजकिशोर गुप्ता जी, एक हैं सुनील जी,
और उसके अलावा आपको एक मिलेंगे नीतीश द्विवेदी जी, 2-3-4 लोग और हैं, एक नाम याद आ रहा है हमको, प्रियंका सिंह जी, जिनका नामांकन रद्द हो गया था, कुछ कागज का लफड़ा हो गया था, XYZ जो भी चीज रहा हो। अब आइए पार्टी में आपको हम समझा देते हैं। शुरू करिए आप हेमनारायण जी से। हेमनारायण जी आते हैं और अभी तक हेमनारायण जी को 4 जगह से प्रूफ है मेरे पास, 5 जगहों से उनको कहा गया कि आप दोबारा यहाँ दिखिएगा मत हमको, गलती से अगर आप हमको यहाँ दिख जाएंगे तो बहुत गलत होगा। ये हम नहीं बोले, लोग बोला। हेमनारायण जी की स्थिति ये है। हेमनारायण जी का परसेप्शन ये है कि जो व्यक्ति 1696 वोट से हारेगा, क्या वो अगले दिन क्षेत्र छोड़ के भाग जाएगा? एक आदमी का नाम याद आ रहा है, बगल में एक विधानसभा है माझी विधानसभा, एक आदमी है, नाम है उनका डब्लू सिंह, राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप सिंह 2020 में लाया था 36,254 वोट राकेश जी, और 36,254 वोट लाके वो चुनाव हार गया निर्दलीय, और वो आदमी काउंटिंग के अगले दिन क्षेत्र में घूम रहा था। राणा प्रताप सिंह को इस बार में टिकट नहीं मिला है, वो जीतेंगे हारेंगे इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, बस बता रहे हैं कि जो आदमी हारा 15,000 वोट से, वो आदमी अगले दिन मांझी में जाकर लोगों से मिल रहा था, और हेमनारायण शाह हारे 1696 वोट से, और वो 5 साल दिखे ही नहीं। तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? देखिए, टिकट बंटवारा का प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि लोग उन लोग को टिकट देता है जिनका एक बेस होता है, और नीतीश कुमार, चाहे कोई भी नेता का बोले, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मोदी जी, नितिन गडकरी, जितना भी बड़े नेता है, वो उन्हीं पर विश्वास जताते हैं जिनका एक बेस हो। हेमनारायण जी को टिकट सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि उनका एक बना हुआ बेस है, लेकिन इमारतें ढह जाती हैं और पता नहीं चलता है कि इमारत ढह गई है। हेमनारायण शाह जी ढह चुके हैं, और सबसे बड़ा गलती एनडीए का यही है उनको टिकट देने का। और अगर उनके अलावा किसी को शायद राकेश जी टिकट दिया गया होता ना, तो हो सकता है कि मुकाबला लड़ाई होता। अब लड़ाई नहीं बचा है, हेमनारायण शाह जी यहाँ के उससे बाहर है। और भी जो विशाल जायसवाल हैं, विशाल जायसवाल जी का बताइए कि आपको फिर रिपीट कर दे रहे हैं। लोग कहता है कि तेजस्वी जी के साथ रहने का राकेश जी उनको इनाम दिया गया है, और इनाम कितना शानदार है ये आप लोग देख सकते हैं। हमको याद आ रहा है, तेजस्वी यादव जी आए थे, अभी किसी यादव जी की हत्या हुई थी, लाली जी कोई है, लाली यादव शायद, उनका हेलीकॉप्टर से आए थे, तो हेलीकॉप्टर जब लगी तो तेजस्वी जी अपना मस्तम स्टाइल में, हीरो वाला स्टाइल है, उनका उतरे और गाड़ी में बैठे, और गाड़ी चला रहे थे कौन? तो उसामा, और पीछे बैठे हुए थे विशाल जी। तो विशाल जी का कहा जाता है कि तेजस्वी यादव वो लोग गुड बडीज टाइप के हैं, मतलब गुड फ्रेंड्स टाइप के हैं, तो उनका हमको लगता है गिफ्ट और इनाम दिया गया है। हम ये सब आरोप नहीं लगाएंगे कि पैसा दिया गया, ये दिया गया, आपको प्रूफ नहीं है तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है। जैसे आप क्या करिए कि आप मीडिया में खोजिए, और मीडिया में निकालिए कि विशाल जायसवाल जी का 5 मिनट का इंटरव्यू अभी से पिछले 20 दिन में कितने लोगों ने किया है। मैं दावा दे रहा हूं 2 आदमी से ज्यादा कोई किया ही नहीं होगा, क्योंकि हमने सुना है कि वो इंटरव्यू साहब देते ही नहीं। काहे नहीं देते हैं तो ये हमको नहीं पता है। लेकिन आप बताइए राकेश जी, जहां डिजिटल जमाने में प्रधानमंत्री मोदी यूट्यूबर को बुला के इंटरव्यू दे रहा है, प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन दे रहा है, लेकिन भाई साहब नहीं दे पा रहे हैं। मैंने 20 दिन पहले उनका एक 15 मिनट 20 मिनट का इंटरव्यू, 2 से 3 चैनल हुआ, बोल तो रहे हैं 2 से, जैसे हेमनारायण शाह जी हैं, आप उनका निकालिए, कम से कम वो 50 इंटरव्यू दिए होंगे अब तक। विशाल जी ने 2 ही या 3 ही क्यों दिया है, सवाल है ना, इसका जवाब हम नहीं देंगे क्यों नहीं दिया है, बस लोग समझ लेगा काहे नहीं दिया है। दूसरा बात क्या है कि देखिए, विशाल जायसवाल जी एक ऐसे बेस से आते हैं ना, जिस बेस को मजबूती मिल चुकी है, और जिस परिवारवाद पर लोग हमेशा हमला करते हैं, तो एक आदमी, एक परिवार का एमएलसी बैठा हुआ है, उसी आदमी को तेजस्वी यादव जी ने टिकट क्यों दिया? यादव है ना यहाँ बहुल, भूमिहार के बाद यहाँ पे यादव का आबादी है, हमको लगता है भूमिहार यादव अभी, मतलब जनगणना के बाद अभी बराबर हो गए होंगे। यादव को टिकट यहाँ क्यों नहीं दिया गया? अगर आप कास्ट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो कितना यादव को देंगे? पूरा छपरा जिला में यादव, खूब बढ़िया लॉजिक है, कोई इससे हम लोग असहमति नहीं है, ऐसा क्षेत्र के लोगों का मन है। तो विशाल जायसवाल जी इस बारे से भी, दूसरा बात, विशाल जायसवाल जी यहाँ के रहने वाले नहीं है। एक और बात, यहाँ के रहने वाले में हम सहमत नहीं होते। मोदी जी बनारस काहे लड़ते हैं, वो तो गुजरात के हैं, बहुत बड़ा लॉजिक इसमें नहीं होता है। लेकिन एक बात होता है ना कि क्षेत्रीय आदमी कितना दूर का है, कितना नजदीक का है, कहाँ का है, तो विशाल जायसवाल जी इस कसौटी पर भी खड़े नहीं उतरते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा बात यह है कि अगर विकास का बात करिएगा, तो विशाल जायसवाल जी अपने पिताजी के साथ हर उस अनावरण में जाते हैं जहां शिलापट पर नाम लिखा होता है विनोद जायसवाल, लेकिन रहते हैं वहां विशाल जायसवाल। विशाल जायसवाल अपना बेस बनाए हैं अपने पिता के नाम पर, और कोई बनाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महाराजगंज का लोग बहुत आसानी से उनको वोट देगा, और ऐसा भी नहीं है कि विशाल जायसवाल जी पिछले 5 साल से इस क्षेत्र के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। कोई पत्रकार, हम खूब घूमे हैं, लोग से पूछते हैं कौन कौन आया, मरनी में कोई आता है, बच्चा हुआ तो कोई आया, पूछने कोई आया कोरोना में, तो कोरोना में विशाल जायसवाल यहाँ नहीं घूम रहे थे, लोग हमको बोला है। तो ये भी एक पॉइंट है, लॉजिक है। अब आ जाइए, सबसे एक और प्रत्याशी निकला है नीतीश द्विवेदी। उनका प्रॉब्लम, उनका अच्छा बात समझ लीजिए, पिछला 5 साल से वो आदमी 25 साल 6 महीना का उम्र है, वो इतना घूम दिया है कि आप जहां राकेश जी जाएंगे लोग आपको यही कहे कि अरे ना उनको तो हम जानते हैं। आप समझिएगा इस बात को, टिकट वितरण के 4 दिन तक यहाँ माहौल रहा कि इसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है, पूरे बिहार में ही था कि यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, और हर दिन ये कयास लगाया जाता था कि वीआईपी से मुकेश सहनी टिकट देंगे नीतीश द्विवेदी को। उस आदमी को 25 साल में अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय सचिव बनाती है
और मुकेश सहनी को छोटा आदमी ना समझा जाए, उनको डिप्टी सीएम अनाउंस कर दिया गया है। बनेंगे कि नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन किसी आदमी को डिप्टी सीएम का पद दिया गया, वो आदमी राष्ट्रीय सचिव बनाया। और नीतीश द्विवेदी का परिचय ये है, हम जो शुरुआत में दिए थे आपको, बहुत कम ऐसा विधानसभा राकेश जी फिलहाल बिहार में है जहां से निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगे। पिछले बार शायद सुमित कुमार सिंह एक प्रत्याशी हुए थे जो जीते थे उस क्षेत्र से, चंपारण के लास्ट क्षेत्र से। चंपारण से नहीं, वो जमुई के इलाका नरेंद्र सिंह के लास्ट कोई क्षेत्र था, वहीं जीते चकाई से करेक्ट। उन बाद में जदयू में शामिल हुए, मंत्री बन गए। और बहुत ऐसा कम होता है पूरे भारत के विधानसभा चुनाव में कि कोई निर्दलीय आए और ऐसा कर दे। तो हमको लगता है कि नीतीश द्विवेदी एक ऐसा युवा उभर के आया है जो आदमी समीकरण बहुत भयंकर साध लिया है। चलिए, आपने बताया, अब आपसे अंतिम बात ये पूछेंगे कि जनता जंक्शन के संपादक प्रशांत राय की नजर में महाराजगंज विधानसभा का चुनाव कहां खड़ा है? खड़ा है मतलब हम बहुत जल्दी कंक्लूजन पार्ट में नहीं पहुंचते। हम नाम वाम किसी का नहीं ले सकते हैं कि ये जीतेंगे या हारेंगे। मैं नाम पूछ भी नहीं रहा। कहां खड़ा है मतलब किस दिशा में जा रहा है, और क्या इसको कहा जाए कि अभी यदि कोई जानना चाहे तो क्या कहा जाएगा कि महाराजगंज का चुनाव अभी कहां खड़ा है, किस मुहाने पर? उस मुहाने पे खड़ा है जहां पर लोग, हमको लगता है कि शायद आखिरी दिन तक इस बात के कश्मकश में रहेंगे कि हमें किसको वोट देना चाहिए। उनके सामने एक वक्त ये रहेगा, कोई नेता होगा जो कह रहा होगा कि ये तरह के हम हिंदू राष्ट्र बना के दे देंगे। एक वक्त कोई अपना मुरैठा हिला के कह रहा होगा, बिना पढ़ा लिखा आदमी, 9वीं पास फेल आदमी, कि 3 करोड़ नौकरी हम दे देंगे। और एक युवा ये कह रहा होगा कि भाई साहब हम तो इतना बढ़िया से आपको विश्वविद्यालय का बात करेंगे, जिला का बात करेंगे कि हम जाके वहां भले लौटा जाएंगे लेकिन मांग के दिखाएंगे। तो एट लास्ट मोमेंट तक, लास्ट सेकंड तक हमको लगता है महाराजगंज में इस बात का चर्चा होगा कि किसको वोट दे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा इस बिहार के लोगों को कि लोकतंत्र उसी वक्त मजबूत होता है और लोकतंत्र उसी वक्त स्थापित होता है जब वो आदमी उठ के सामने आता है, जिस आदमी के अंदर एक विजन हो, और जो आदमी किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने क्षेत्र के जनता के आत्मबल पर चुनाव लड़े। बाकी कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता तय करेगी। तो चलिए, आपने देख लिया प्रशांत राय जी ने महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में क्या बताया। पूरा कंक्लूजन आप खुद निकालिए और सोचिए कि महाराजगंज विधानसभा चुनाव के किस मुहाने पर खड़ा है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।